हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका खिलेश दीक्षित। हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। उन्हें जानकर आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी फील होगा और ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स में या 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एग्जामिन की थी स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क आप सोचते होंगे कि कॉर्क क्या है। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है, या हम जिसे कह सकते हैं पेड़ की छाल या बार्क ऑफ अ ट्री। तो उन्होंने देखा कि जब एक पेड़ की छाल या हम ये कहें स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया तो उन्होंने बताया कि इसका जो अंडर माइक्रोस्कोप जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमें दिखाई देता है, जिसमें क्या है बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो है वो नज़र आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आते हैं जिन्हें उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा रूम, या फिर हम ये कह सकते हैं अ लिटल रूम। तो इस तरह जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी का एक बेसिस जो है उसे तैयार किया। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक फ्री लिविंग सेल की जो उन्होंने पॉन्ड वाटर से लिया था उसको एग्जामिन किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, उसको स्टडी किया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था एक डेड सेल को एग्जामिन किया था। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और देन उन्हें फॉलो करते हुए पुरकिंजे ने 1839 में ये बताया कि जो हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो बायोलॉजिस्ट शिल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनकी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। उन्हीं की थ्योरी को फॉलो करते हुए विर्चॉ ने 1855 में एक्सपैंड किया और ये बताया कि जो सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। इस तरह आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे साइंटिस्ट ने अपनी गहरी खोजबीन से हमें सेल की आज जो आप और मैं पढ़ रहे हैं इसकी डिस्कवरी की। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद क्या है हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल को और अच्छे से एग्जामिन किया और बहुत सारी नए नए ऑर्गेनेल्स उनको भी स्टडी किया। आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 5.1 दी है जिसमें आपको चाहिए अनियन स्किन, आयोडीन, स्लाइड, कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनियन स्किन जो होती है पतली सी झिन्नी सी, वो आपको इनर सरफेस से धीरे से निकालनी है केयरफुली। उसको निकालने के बाद आपको उसे स्लाइड के ऊपर बहुत ही केयरफुली उसको प्लेस कर देना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आप जब स्लाइड पर या हम ये कहें कि उस अनियन स्किन पर जब आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे वो एक ही सिंगल ड्रॉप जो वो डले। जैसे ही आप आयोडीन की ड्रॉप जो है स्लाइड पर या हम ये कहें उस स्किन पर अनियन स्किन पर डालेंगे तो वो अपने आप ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े लार्ज रेक्टेंगुलर इंटरलॉकिंग सेल्स जो हैं दिखाई देंगे, जिसमें आपको सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। इसी तरह माइक्रोस्कोप के वर्ल्ड में जब मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी होती रही, इन्वेंशन होती गई, तो हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर है। वहीं ये भी इन्वेंशन की गई कि ऐसी भी बॉडीज़ हैं जो सिंगल बॉडी हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है सिंगल बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रोल या उसका अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल का ब्रेन से कोऑर्डिनेशन है, हमारे ब्लड सेल्स का ब्लड की सर्कुलेशन में कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं उनका डिफरेंट रोल है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन जो सेल्स हैं इनकी जो शेप और साइज़ है वो भी इनके फंक्शन से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि आप अमीबा देखते हैं, अमीबा की शेप क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसलिए उसका जो इनटेक ऑफ फूड है, डाइजेशन है, वो उसका अपना फंक्शन है। इसी तरह अगर हम कहें नर्व सेल जो है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसका क्या है, टिपिकल शेप है। तो ये क्या है, एक तरीके से हर एक शेप और साइज जो है किसी भी सेल का वो रिलेटेड है उसके स्पेसिफिक फंक्शन से। लिविंग सेल हैं उनकी क्या होती है, अपने सर्टेन बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शन। अब बेसिक फंक्शन कैसे कोई भी सेल जो है वो परफॉर्म करता है, तो इसको समझने के लिए या इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उन्हें परफॉर्म करेगी। देन क्या होगा, जो हर एक सेल ऑर्गेनल है वो भी क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, अपना अपना काम बांट लेंगे। अब जैसे कि हमारा ह्यूमन हार्ट है, वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, स्टमक क्या करता है, डाइजेशन। तो हमारी बॉडी कैसी है, ह्यूमन बॉडी एक मल्टी सेलुलर बॉडी है जिसके अंदर क्या है, हर एक सेल ने अपना अपना जो काम है, अपना डिवीजन लेबर है, उसको क्या कर लिया है, आपस में डिवाइड कर लिया है कि चलो मैं खाना पचाना का काम करूंगा, तो आप ब्लड पंप का करना, आप क्या है देखने का काम करना, आप सुनने का काम करना। तो हर एक सेल ने क्या किया है, अपने अपने लेबर को डिवाइड कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के बाद ये ऐसा नहीं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है सिर्फ मल्टी सेलुलर सेल में ही होता है, ये सिंगल सेल में भी होता है। यानी कि सिंगल सेल के अंदर भी जो भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका अपना अपना रोल होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है अमीबा, अमीबा क्या है, जैसे ही उसको फूड दिखाई देगा तो वो अपने सूडोफॉल्स जो उनके फीट हैं उसको एंगल्फ करेगा फूड की तरफ। तो उसका रोल क्या है कि जैसे ही मुझे खाना दिखाई देता है तो मुझे अपने जो फॉल्स फीट है उन्हें क्या करना है, उससे मुझे कैप्चर करना है फूड को। अब ऐसा अंदर तो इंटरनली कोई पार्ट आकर तो नहीं करता है, तो इट मीन्स कि जैसे ही खाना आता है तो हाँ सूडोफॉल्स आएंगे और वो जो खाना है उसको एंगल्फ करेंगे। उसी तरह जैसे ही फूड अंदर जाएगा तो फूड वैक्यूल अपना काम करेगा, साइटोप्लाज्म अपना काम करेगा। तो सिंगल सेल में भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। हर एक जो सेल ऑर्गेनल है उनका भी क्या है, स्पेशल फंक्शन होता है। अब मान लीजिए कुछ सेल जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करेंगे, न्यू मटेरियल्स हैं उनको बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे, क्लियर करेंगे जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भरे हैं। तो ये क्या है, हर एक सेल ऑर्गेनल आपस में भी क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हुए डिफरेंट फंक्शंस हमारा जो सेल है उसकी एग्जिस्टेंस को हेल्पफुल करते हैं। तो ऑल जो हमारे सारे ऑर्गेनल्स हैं या हमारे सारे सेल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एमीबा है, तो एमीबा के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है। तो ये ही सेम चीज़ें किसी और सेल के अंदर भी यही होगा, जो ऑर्गेनल्स होंगे वो सब सेम होंगे, यानी साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, तो यह सेम होंगे सभी सेल्स के अंदर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेल है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो आज हम अपनी वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो बच जाते हैं वो हम अपनी आगे की फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये क्या है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की एनवायरनमेंट से, और जो इंटरनली उसका सिस्टम है उसके बीच में क्या है, ये कवरिंग है। जैसे कि हमारी बॉडी पे हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो क्या है, एक कवरिंग है एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम से। सो इसी तरह क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि सेपरेट करता है उसके कंटेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब जो है टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिए।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है, वो अलाउ करता है या परमिट करता है जो भी कोई सब्सटेंस या मटेरियल सेल के अंदर आना चाहता है या जाना चाहता है, तो उनकी आने जाने को, एंट्री या एग्जिट को, जो मटेरियल्स आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करता है, अलाउ करता है, परमिट करता है और बचाता है कि कुछ सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में या हमारे सेल के अंदर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आई थिंक कि फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, हमारी सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उनको देखता है, उनकी को परमिट करता है, अलाउ करता है, और यहीं ये भी देखता है कि क्या जो मटेरियल्स हैं वो आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए, इसको भी प्रिवेंट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कैसे वो सब्सटेंस जो है अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है सेल के, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है, हमारी सेल के अंदर कोई भी चीज़ जो एंटर हो रही है या जा रही है, वो कैसे हो रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स लो कंसंट्रेशन। सो ये हम पहले भी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो जहाँ पर भी क्या होता है कि कंसंट्रेशन हाई होती है, वहाँ से किसी भी सब्सटेंस की जो मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, हमारी जो मूवमेंट है वो भी सेल मेम्ब्रेन में होती है। तो अब देखिए क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, CO2 बढ़ जाता है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से क्या है, कंसंट्रेशन सेल के अंदर CO2 की बढ़ जाती है, और एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है CO2 की वो हो जाती है कम, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी, यानी कि क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और हमारी जो एक्स्ट्रा या हम ये कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी सेल मेम्ब्रेन के अंदर CO2 की, वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, तो क्या हो जाएगा, अंदर से जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जो है एनवायरनमेंट में जो हमारा कंसंट्रेशन है CO2 का, वो हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह अगर मान लीजिए O2 यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर कम ज़्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसमें भी क्या होगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा डिफ्यूजन का, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी। ये आप लोगों को याद रखना है, जहाँ कंसंट्रेशन हाई होगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि डिफ्यूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है गैसियस एक्सचेंज में सेल के अंदर और एनवायरनमेंट के बीच में प्ले करता है। तो हम ये कह सकते हैं डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंजेस कौन से हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के और O2 के। जब ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगी तो बाहर क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ गई है वो अब रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट में। ये क्या है, एक तरह से बैलेंस होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते रहेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपको याद रखना है कि मूवमेंट कैसे हो रही है, डिफ्यूजन से। हमने पढ़ा कि कैसे जो है गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर गैसियस ना होकर अब वाटर का एक्सचेंज होना चाहे तो वाटर के एक्सचेंज में हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, वो भी क्या है, एक तरह से डिफ्यूजन है, बट उसका नाम क्या हो जाएगा, ओस्मोसिस। तो यहाँ पर आप देखिए वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो जाएगी मटेरियल की। तो वाटर भी क्या है, इसको ओबे करता है। इस वजह से क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जहां पर हायर कंसंट्रेशन होगी वाटर की, वहां से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे।
सो आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछे कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये क्या है, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। इसको आपको एज इट इज जो है अपने नोट्स बनाते हुए लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन चलिए कर लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस भी क्या है, जहां पर क्या था, हायर वाटर कंसंट्रेशन है, तो वहां से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ भी नाम, ये तीनों चीजें क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तीनों चीजें एक ही हैं। इसके थ्रू क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर का जो पैसेज है वो हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस। जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा था वहां हम कह रहे थे डिफ्यूजन, और जहां पर वाटर का एक्सचेंज होगा वहां हम कहेंगे ओस्मोसिस। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को एक सोल्यूशन या फिर शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन जिसे हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, अगर उसमें डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3 तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं, उन्हें ही हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, अगर मान लीजिए जो मीडियम है सराउंडिंग का, यानी कि जो एनवायरनमेंट है वहां पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर एनवायरनमेंट में जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ क्या है, पानी आएगा। तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरह क्या है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, सेल जो है वाटर को गेन करेगा, क्योंकि हमारा जो आउटर मोस्ट रीजन था, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट था, वहां क्या था, हायर कंसंट्रेशन था। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या है, वाटर जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट से क्या है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा और ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। तो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे उसे। आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा एज कंपेयर टू सेल, तो हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन में क्या है, वाटर या सॉल्यूशन जो है वो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। तो इस केस में जो है हमारा सेल जो है वो स्वेल अप होगा, यानी कि क्योंकि अब हमारा वाटर जो था उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कम था, एनवायरनमेंट में ज्यादा था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाने की वजह से अब हमारे सेल के अंदर क्या है, वाटर चला गया, तो अब हमारा सेल क्या दिखाई देगा, स्वेल अप। अब इसी तरह आप देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जब मीडियम, यानी कि जब एक्सटर्नल या हमारा एनवायरनमेंट है वहां पर भी क्या है, सेम कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर भी क्या है, सेम कंसंट्रेशन है वाटर की, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, आइसो से याद रखना कि सेम कंसंट्रेशन होगा एनवायरनमेंट में और हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह में क्या होगा, सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहीं जो हाइपोटोनिक था उसमें क्या था, एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, सेल के अंदर कम थी, तो हायर टू लोअर रीजन में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारा जो सेल था वो स्वेल अप हो चुका था। यहाँ पर आइसोटोनिक में, यानी कि आइसो मीन सेम कंसंट्रेशन होने की वजह से सेल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस उसके साइज में नहीं आएगा। अब हम थर्ड केस देखेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो मीडियम है वहां पर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। हमारे एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सेल, यानी कि सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है। तो क्या होगा, हायर टू लोअर रीजन जो है सप्लाई होगी, तो इस वजह से क्या है, सेल जो है वो लूज करेगा वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इस केस में हमारा जो सेल है, क्योंकि उसने वाटर लूज किया है, इस वजह से क्या करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको तीनों सोल्यूशन जो है क्लियर हो गए होंगे कि जब कभी हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट में रखते हैं तो 3 चीजें हो सकती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा कि जब एनवायरनमेंट में जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा
तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सेल में जो है वाटर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल स्वेल अप दिखाई देगा। आइसोटोनिक यानी कि दोनों में कंसंट्रेशन क्या है, एनवायरनमेंट और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कंसंट्रेशन सेम है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेल सेम साइज का रहेगा। हाइपरटोनिक में एनवायरनमेंट में लोअर कंसंट्रेशन थी, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जिस वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से सेल जो है वाटर लूज करेगा एनवायरनमेंट में और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है वो हेल्प करता है गैसियस के एक्सचेंज में, और जो हमारा ऑस्मोसिस है वो हेल्प करता है वाटर के एक्सचेंज में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अमेजिंग से फैक्ट जो हमने पढ़ा उसी के बारे में। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, प्लांट सेल्स जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर वाटर को गेन करते हैं। इवन जो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है प्लांट रूट्स में, वो भी क्या है, ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। तो डिफ्यूजन जो है हम ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस एंड वाटर। तो वाटर का भी जो एक्सचेंज हो रहा है, ऑस्मोसिस भी तो एक तरह से क्या है, डिफ्यूजन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं फूड को या अदर मटेरियल को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे कि अमीबा करता है, फूड देखकर अमीबा क्या करता है, अपने सूडोफॉल्स को एंगल्फ करता है फूड की तरफ ताकि वो खाने को कैप्चर कर सके। अगर ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ना होती, आउटर कवरिंग फ्लेक्सिबल ना होती, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है अमीबा के लिए कि वो फूड को कैप्चर कर सके? नहीं। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लिपिड्स या प्रोटीन्स कहते हैं। ये अलाउ करती है कि हम फूड को इनटेक किया जा सके, बहुत सारे अदर मटेरियल्स जो हैं उन्हें इनटेक किया जा सके फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो ये हमने अभी पढ़ा ही था कि जो फंक्शन है प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा का फंक्शन ही क्या है, ताकि वो अपने अंदर यानी कि सेल के अंदर जो है कोई भी मटेरियल जो है आ रहा है जा रहा है उसको अलाउ या परमिट कर सके। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्यूरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फॉर फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर स्टे कंटिन्यूड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।